आज विशेष कार्यक्रम है हमारा और कार्यक्रम का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं जुनून जिंदगी है। ऐसे हम महानुभावों से आपको मिलवाते हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई जुनून है और उस जुनून को अपना जीवन वो बना लेते हैं। और ऐसे ही हमारे जुनून से भरे हुए ओजस्वी हमारे मेहमान हैं हमारे भाई शक्ति सिंह जी, जो कि वरिष्ठ चित्रकार हैं। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करती हूँ इस पटल पर उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। आप देश भर में जाने जाते हैं और पूरे विश्व में आपका जो चित्रकारी है उसकी धाक है। आपको मैं जरूर एक झलक दिखाना चाहूंगी। उससे पहले औपचारिक रूप से मैं शक्ति सिंह जी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आपने समय निकाला और आज इस कलात्मक चर्चा में आप शामिल हुए। जी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, तो कृपया जरा आप माइक जी थोड़ा ऊंचा भी बोलिए। जी शुक्रिया। दोस्तों हमारे साथ शक्ति सिंह जी जुड़े हैं रोहतक से। आप वरिष्ठ कलाकार हैं, वरिष्ठ आप पेंटर हैं और कमाल की पेंटिंग्स बनाते हैं। हमने कल काफी समय हमने लगाया आपकी पेंटिंग्स को देखा, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे और वो ऐसे ही सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होंगे और जो आपको चाहते हैं, इतने सारे आपके एडमायरर्स हैं, उनके मन में भी ऐसे सवाल होंगे। तो उन्हीं सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ शक्ति सिंह जी की पेंटिंग्स की। जो उनका काम है एक नज़र उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस बीच हमारे साथ मुकेश काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और वो जीजू जी आई एम वेटिंग, वो तो आपके परिवार का हिस्सा है, उनको इंतजार था। मुकेश भाई आपसे भी सॉरी, हमारा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से जुड़ने में थोड़ा समय लगा और प्रयास है वो भी हमें देख रहे हैं। उसके साथ बाकी हमारे बहुत से दर्शक हमें देख रहे हैं। हम इस वक्त यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर और फेसबुक के पेज पर और फेसबुक ग्रुप पर हम लोग लाइव हैं और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। आज के हमारे मेहमान जो शक्ति सिंह जी हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप चित्रकार हैं और बहुत ही क्रिएटिव मेंटर, जिसे मैं आर्ट मेंटर कहना चाहूँगी, वो है। कितनी ही कलाओं को आपने सजाया है, उनको सिखाया है, कितने ही आपके हाथों से कितने ही कलाकार जो है वो आगे गए। लीजिए एक मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ जिसमें हम उनकी पेंटिंग्स को देखें। दोस्तों आपने देखा, आपको हमने कुछ पेंटिंग्स हमने दिखाई शक्ति सिंह जी की
और इतने सुंदर पोर्ट्रेट्स हैं। हम सब, हमारी जो वुमेन टीवी की टीम है, जब इस प्रोडक्शन को हम तैयार कर रहे थे तो सबने देखा, तो सबके मन में एक सबसे पहला ये है कि मैम बस इन्होंने प्राण नहीं उसमें डाले, बाकी तो कोई कसर नहीं है। जिस तरीके से खूबसूरती से आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और आपकी पेंटिंग्स हैं वो लाजवाब हैं। दोस्तों, हमारे इस मेहमान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति मिली, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके काम की प्रशंसा मिली, सराहना मिली, राष्ट्रपति से आपको अवार्ड मिला, सम्मानित हुए आप। मुझे नहीं लगता देश की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बच गई है जहां पर आपने काम नहीं किया या जहां के छात्रों ने आपसे आकर के आपका संरक्षण और आपका वर्धहस्त की अपेक्षा नहीं की। तो बहुत सारी हमारे भाई की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हम बातचीत भी करते जाएंगे, उनकी उपलब्धियों को भी बताएंगे। और सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आ रहा था, तो हमने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। तो शक्ति सिंह जी, ये कलम और रंगों से आपका रिश्ता इतना गहन, इतना आत्मीय और एक आत्मा का जो संबंध है, वो कैसे और कब हुआ? कब आपने रंगों का ब्रश जो है उठा लिया, रंगों से कैसे मित्रता हुई? कुछ याद हो तो हमें बताएं। हाँ जरूर। असल में रंगों से जुड़ने से पहले पेंसिल और कागज से जुड़ना पड़ा। और ये अचानक ही हुआ। जी। मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था उस वक्त, तो हमें होमवर्क में दिया गया कि महात्मा गांधी जी की जीवनी याद करके आइए। जी जी। तो उनका एक चैप्टर था टेक्स्ट बुक में, उसके साथ ही वो जो लाइन स्केच बना होता है ना, हाँ जी हाँ, टेक्स्ट के साथ लाइन स्केच, वो बना हुआ था सिर्फ 5-7 लाइनों में जी। तो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत नहीं की हुई। ठीक है। तो वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान उस पर गया और मैंने सोचा कि ये 2-4 लाइनें ही हैं, लेकिन मैं अगर किसी को भी इसको दिखाऊंगा तो वो सब लोग कहेंगे ये महात्मा गांधी है। तो ऐसा क्या जादू है इन लाइनों में कि जिन्होंने उसको महात्मा गांधी बना दिया। तो मैं भी क्यों ना कुछ ट्राई करके देखूं। तो पहले मैंने उन्हीं के स्केच को कॉपी किया 5-10 बार। जब वो लगा कि हाँ ये मेरे उसमें लाइनों में भी कुछ आई है जान, फिर मैंने अपने आस पड़ोस में बुजुर्ग लोगों को सामने बैठा के उनके स्केचेस करने शुरू किए पेंसिल से। अरे वाह, क्या बात। तो फिर वो स्कूलिंग के थ्रू आउट पूरी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये सब जारी रखा। वाह वाह, क्या बात है। देखिए वाह, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, शक्ति सिंह जी ने बताया कि बचपन में एक चित्र को देखा, कि एक रेखा चित्र को देखा कि कैसे रेखाओं ने एक व्यक्ति को अभिव्यक्त कर दिया, सीधा सीधा बता दिया कि ये वो है, और रेखाओं में कितना जादू है। ये बहुत कम, ऐसे विरले ही बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कैसे हुआ और ये कैसे संभव हुआ, और आपने उसकी कोशिश की। तो वो मुझे लगता है कि पेंटिंग और चित्रकारी ने आपको चुन लिया, आपने नहीं उनको चुना, उन्होंने आपको चुन लिया, और इस तरह से आपकी वो यात्रा है वो शुरू हुई। बहुत ही सुंदर आपने अपना अनुभव बताया कि कैसे लगाव हो गया उस कलम से और कागज से जिस पर आपने उतारा। और जब शुरू में हमने देखा कि आपके पोर्ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसे मुंह बोलते कहा जाता है कि बस इसमें प्राण नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल साक्षात है, बहुत ही सुंदर, इतना कि हम उसकी आंखों की पुतलियों तक को महसूस कर पा रहे थे, और इतना महीनता से हर एक जो लाइंस होती हैं हमारे चेहरे पर, हर चीज को हम महसूस कर पा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत आपके पोर्ट्रेट्स हैं, और पोर्ट्रेट्स के लिए आपको सम्मान भी बहुत मिले हैं। और अगला सवाल मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगी कि एक होता है कि हमें कुछ शौक है, हमें कुछ अच्छा लगा, हम वो करने लगते हैं, लेकिन कब आपने ये तय किया कि ये मेरा जीवन होगा, ये मेरा प्रोफेशन होगा और मैं इसको लेकर ही आगे बढ़ूंगा? और चूंकि मुझे लगता है जिस आयु में आप और मैं हैं, उस वक्त में कला को कोई बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, और चूंकि आप लड़के हैं और लड़कों के लिए तो और भी ज्यादा होता था कि घर चलाना है, पैरों पर खड़े होना है, परिवार की भी देखभाल करनी है, और पिता पैतृक संपत्ति है, पैतृक चीजें हैं, उनकी भी सारी जिम्मेदारियां लेनी है। तो वो अपने बेटों को खास तौर पे कि इस तरह की चित्रकला या किसी भी कला में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित तो नहीं करते थे। तो वो आपके समय के अंदर जब आपको एग्रेसिवली पैशनेट हो रहे थे कि मुझे अब ये जीवन मुझे चुनना है,
तब उस समय वातावरण कैसा था, समाज कैसा था, और कैसे आपको वो सारी परिस्थितियां बनी कि आप ये ऐसा करने में सक्षम हुए? वातावरण बिल्कुल वैसा ही था मैम, जैसा आपने अभी डिस्क्राइब किया, बिल्कुल वैसा ही था। क्योंकि मैं ड्राइंग और उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। हालांकि पढ़ाई में मैं सही रहा, हर साल अव्वल रहता था अपनी तो क्लास में, और वो सब पढ़ाई मैंने कभी ऐसे उसको पीछे नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ मैं ड्राइंग भी करता था। तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि इसको छोड़ दो, आप पढ़ाई में तुम अच्छे हो तो इंजीनियरिंग साइड में हम डालेंगे आपको, साइंस पढ़ो। तो मैंने फिर उनके कहने से मैंने मतलब प्री इंजीनियरिंग तक साइंस पढ़ी, लेकिन साथ साथ ड्राइंग नहीं छोड़ी। हाँ, अच्छा, और मैंने जो आप पूछ रहे हो, आपका सवाल था कि मन कब बना कि मैंने यही चुना है, वो मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं क्लास में होगा मैं, तब मैंने सोच लिया था कि मैं आर्टिस्ट ही बनना है और मैंने किसी नौकरी में नहीं जाना है। ओके, ऑलराइट। तो शक्ति भाई, आप बताइए कि आपको जैसे एक बच्चा है, उसके अंदर एक प्रतिभा है, आपने स्कूल की टेक्स्ट बुक, सबसे पहले तो हमें वही मिलती है, उसी में हम देखते हैं कैसे कैसे कलर्स हैं या क्या उसमें चित्रकारियां हैं या जो भी आर्ट वर्क होता है स्कूल टेक्स्ट बुक्स में। सबसे पहला तो हमारा परिचय आर्ट से वही होता है, स्कूल में होता है। फिर उसके बाद आप बाहर निकलते हो, फिर औरों की पेंटिंग्स और इस तरह से। तो आपके काम को जब आपको समझ आई कि हाँ ये एक क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तो कौन से ऐसे चित्रकार ने और कौन से किसके ऐसे काम ने आपको प्रभावित किया कि फिर आपकी बिल्कुल स्पष्टता हो गई दिमाग में? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से प्रेरणा भी लेते हैं, किसी के काम से या किसी के सानिध्य से हमको प्रेरणा मिलती है। तो आपके जीवन में वो क्या रहा? शुरुआत तो हमारे जो ड्राइंग टीचर थे, प्रताप सिंह जी उनका नाम था, उन्होंने ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इस काम के लिए कि आप बहुत अच्छी से ड्राइंग कर लेते हैं, तो आप एक, ये जो पहली बार हमें जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, तो उसके बारे में उन्होंने ही बताया कि वहाँ ऐसे कोई कॉलेज है जहाँ पे फाइन आर्ट्स की पढ़ाई होती है, तो तुम वहाँ जाके अच्छा सीख सकते हो और भी इसको पॉलिश कर सकते हो। पहले तो वो थे उनका, अभी तक उनके टच में हूँ मैं, वो बात होती है हमारी। तो और दूसरे थे मेरे कजन हैं, एक इसार रहते हैं, वकालत में थे उस वक्त, और अभी रिटायर्ड है, अभी भी शायद वो पता नहीं कौन सी पोस्ट से रिटायर। उन्होंने भी बहुत मुझे और मेरे फादर को, मुझे तो कहा कि आप फाइन आर्ट्स में जाना, और मेरे फादर को जब भी घर आते थे हमारे, तो उनको जरूर समझाते ये लाइन है तो आप इसको फोर्स मत करो कि साइंस पढ़ो। जी। वो वहां से हुआ, और उसके बाद जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे मैंने में जो बुक्स पढ़ी हैं आर्ट के ऊपर, वो फिर एक आर्टिस्ट हुए हैं रेम्ब्रांट जी, डच पेंटर थे वो, और उनके काम में इम्प्रेस हुआ और उनकी किताबें ज्यादातर पढ़ी, और उनको देख के फिर मैंने ये उनके हिसाब से ही पेंट करना शुरू किया। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। उस वक्त तक मैं किसी और आर्टिस्ट को और ऐसे नहीं जानता था। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। देखिए, किसी एक को फॉलो करना और सीखना, और भीतर की जो जिज्ञासा है, और भीतर में एक वो जो होता है ना कला के प्रति आपकी एक उसे मैं शब्द नहीं दे पा रही, कुलबुलाहट होती है कि उसको अभिव्यक्त करना है। अभिव्यक्त करने का जो, चाहे किसी भी आप कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जब तक आप उसको उतार नहीं देखते, तब तक आपके भीतर की एक बेचैनी होती है, जब तक कि वो आपके सामने वो चीज आ ना जाए जो आप करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही आपने अच्छा इसका बताया। और मैं, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको फिर से मैं नमस्ते करती हूँ। आप कृपया अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दीजिए, और कोई प्रश्न यदि हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे मेहमान से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो हम जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और शक्ति सिंह भाई, आपने जब बहुत सारी, अब आपने आर्ट कॉलेज में भी आ गए,
पेंटिंग के बारे में भी जानने लगे। तो सबसे पहले आपने मैं आपको बताना चाहती हूँ, दर्शकों को भी, बीच में ही मैंने अपनी बात को पलट लिया है, ये बहुत सी एग्जीबिशंस आपने लगाई, चित्रकला प्रदर्शनियां, और देश भर में लगाई। मैं इसमें काफी लंबी चौड़ी फेरहिस्त है, जिसमें आपने एकल प्रदर्शनियां भी हैं और पार्टिसिपेशन भी है, वर्कशॉप्स भी आपने बहुत सारी लगाई हैं, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, आपने गवर्नर हाउस, पोर्ट ब्लेयर तक आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस लगाई हैं। तो पहली एकल प्रदर्शनी वो कब लगाई और उसका अनुभव आपको कैसा लगा, कैसी प्रतिक्रिया मिली, जिससे कि फिर अगला स्टेप और आगे ले आए? जी, पहली एकल प्रदर्शनी अगर कहेंगे तो वो मेरी मुंबई में थी, मुंबई में, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और एक प्राइवेट गैलरी है वहाँ, बजाज गैलरी करके, जो पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बजाज गैलरी में मैंने मेरी पहली एकल प्रदर्शनी लगी और उसमें मेरे कुछ काम वहीं पे बिक गए अच्छी कीमत। तो उससे और थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। फिर मैंने और चंडीगढ़ में की, उसके बाद तो कई जगह मैंने सोलो शूट किए। बहुत सुंदर आपका सफर रहा और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है देख कर भी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। दोस्तों, मैं अब हमारे मेहमान के कुछ उपलब्धियां हैं, पुरस्कार हैं, जो कि मैंने बहुत कम संख्या में लिखे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन जीता है कला का, उसका प्रति क्षण एक पुरस्कार की तरह से होता है, समाज के लिए होता है। तो आपने बहुत कुछ किया और बहुत सारे कलाकारों को भी आपने संरक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया। तो आपके अवार्ड्स की मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरियाणा राज्य पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। पंजाब ललित कला एकेडमी से आपको पुरस्कार मिला। पोर्ट्रेट पेंटिंग में आपको स्पेशल अवार्ड मिला। एक पेंटिंग आर्ट लुधियाना में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अमृता शेरगिल अवार्ड मिला, जो काफी प्रेस्टिजियस है। और ना जाने कितने ही राष्ट्रीय स्तर पर और कितने ही संगठनों ने, और चाहे वो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने, आपको सम्मानित किया विभिन्न मंचों पर आपके कार्य के लिए। तो मैं इससे पूछना आपको ये चाहती हूँ कि पुरस्कार आपके जीवन में आप उसे कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, पुरस्कार या अवार्ड कह लें, जो भी है, वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपकी बात लोगों तक पहुंचने जरूरी है। जरूरी, जी। मतलब अवार्ड आपको मिले ना मिले, लेकिन आपके काम लोगों तक पहुंचे, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत ही आपने खूबसूरत बात की है कि काम लोगों तक पहुंचे, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार है। यदि आप काम ही जी जिनको जी, बहुत सुंदर आपके भाव। और मैं आपसे अगला एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ शक्ति सिंह जी, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म है, खासतौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, तो आजीविका और आर्ट्स दोनों को कैसे इनका समन्वय बनाया जा सकता है? क्योंकि जो ज्यादातर अनुभव हैं वो ये रहे हैं, क्योंकि कला के प्रति लोगों का अप्रिशिएट करने का तो भाव होता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो सक्षम हो जाएं और आर्थिक रूप से हम जगह बना पाए और उनका पारिश्रमिक हम उनको दे पाए, इस तरह का वातावरण का निर्माण ही नहीं हुआ, जिसमें कलाकारों को अक्सर जूझना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पूरे जीवन की यात्रा में कैसे आप हमें सुझाव देंगे कि ये वातावरण कैसे बदले, और आपने इन सारी चीजों के लिए क्या प्रयास किए? और सवाल एक हमारे दर्शक ने हमसे पूछा था, मनस्वी नाम है, वो पूछ रही हैं कि सर आप हमें बताइए, क्या रोटी खा पाएंगे? सिंपल सा सवाल है, एक लाइन का सवाल लिख दिया। हाँ, वो इसका तो जवाब है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, सिर्फ यही है। लेकिन ये भी सच है कि बीच में आपको दिक्कतें जरूर आएगी। अगर जुनून है तो आपको वो दिक्कत महसूस नहीं होगी, आप उसको पार कर जाएंगे। जी, राइट। एक और है हमारे पास, उनका नाम है मनोज। उन्होंने हमसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था, तो मैं आपसे ही सवाल ले रही हूँ।
वो पूछ रहे हैं कि सर हम लोग इतने मतलब एक निम्न मध्यम वर्ग से हैं और पेंटिंग में हमारा बहुत खर्च होता है, जैसे कैनवस खरीदना, ये सब खरीदना, और अभ्यास करने में वो जो हमें चाहिए कि दक्षता आए उसको तो समय लगता है, लेकिन कई बार दक्षता तक पहुंचने में भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो फिर हमें किस ओर देखना चाहिए, किसकी तरफ हमें देखना चाहिए, क्या करें हम? हाँ देखिए, अगर जुनून है फिर वही बात आती है, तो आप बहुत सिंपल आर्ट मटेरियल पे काम करना शुरू कीजिए। बहुत सिंपल मतलब जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो, ज़्यादा पैसे खर्च जिसमें नहीं होते हों, आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे पेपर, पेंसिल, पेंसिल कलर, पेस्टल्स, उसमें भी आप बिल्कुल, मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोगों को जानता हूँ जो खाली पेपर पे पेस्टल से काम करके बहुत बड़ा उन्होंने नाम और बनाया और पैसा बनाया। तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैनवस में पेंटिंग करेंगे तो ही आप जाने जाएंगे, या आर्ट तो आर्ट है, वो तो आपकी एबिलिटी है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। राइट। दोस्तों, शक्ति सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया कि कला की इतनी सारी विधाएं हैं, पेंटिंग में भी इतनी सारी विधाएं हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए और उस पर काम करिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। ये आपने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। शक्ति सिंह जी, आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आप पोर्ट्रेट्स बना रहे, पेंटिंग में बहुत सारी विधाएं हैं, पोर्ट्रेट कैसे चुना, क्या मन में आया? हाँ, वो फिर हमें वही बचपन में वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। कि गांधी जी से शुरू हुए, उनका पोर्ट्रेट था, फिर मैंने आस पड़ोस में बुजुर्ग लोगों को बैठा के उनके स्केचेस किए, और फिर वही चीज होते रहे। वो आर्ट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब हमारी क्लासेज होती थी, तो उसमें भी वो पोर्ट्रेट में मेरे उन लोगों को थोड़ा स्किल नजर आ गया, सबको, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मेरी क्लास में ही कुछ 5-7 अमीर घरों के बच्चे थे मेरी ही क्लास में। वो अपने घर से पोर्ट्रेट्स और अपने बुजुर्गों के, अपने रिश्तेदारों के वो लेके आ गए कि आप ये हमें बना दो, हम आपको इसका पे करेंगे। तो वहां से मेरा एक किस्म से ये बिजनेस भी शुरू हुआ। तो उससे फिर इंटरेस्ट और बन गया कि डिमांड किस चीज की आ रही है, पोर्ट्रेट बनाने की। तो इसलिए मैं इसी में फिर काम करता हूँ। हाँ, नहीं, अब वाकई में मतलब अद्भुत आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, बहुत सुंदर। पेंटिंग्स भी आपकी बहुत सुंदर है। आपने जो रेखा चित्र बनाए हैं वो भी बहुत सुंदर है। वाटर कलर में हमने देखा, वो भी बहुत खूबसूरत है। अभिव्यक्त, आप विषय को कैसे चुनते हैं? अगला सवाल। मैं ज्यादातर, आपने अगर महसूस किया होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम पेंट करता हूँ, प्यार। अच्छा जी। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ नफरत नहीं हो सकती, और प्रेम होगा तो आसपास आपका माहौल आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अच्छा है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम पेंट करता हूँ। कई लोगों ने मेरे से एक सवाल किया, क्योंकि मैंने फेसबुक पे भी अपने उस पर लगाया हुआ है कि मैं माइथोलॉजी में और इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। तो किसी ने सवाल किया कि आप फिर राधा कृष्णा क्यों पेंट करते हैं? अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने कहा जी, वो मैं सिर्फ प्रेम पेंट करता हूँ। मैं उनको मतलब भगवान मान के पेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ राधा कृष्ण पेंट नहीं कर रहा, मैं प्रेम पेंट करता हूँ। और मेरा सब्जेक्ट ज्यादातर यही रहता है। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भाव आपका। ये प्रेम को आपने अभिव्यक्त किया है अपनी कलर्स के माध्यम से, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, चाहे वो राधा कृष्ण का, वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, वो काफी पॉपुलर पेंटिंग है, वो बहुत अच्छा लगता है उसको जितनी बार भी देखो आपके मन में वो बहुत सुंदर सा भाव उत्पन्न होता है। तो शक्ति सिंह जी, आप जब लाइव पोर्ट्रेट्स, एक इवेंट मैंने देखा आपने किया, उसमें लाइव पोर्ट्रेट्स बना रहे थे, तो कोई ऐसा अनुभव जो आपके जीवन से जुड़ा है, आपकी इस यात्रा, कला यात्रा से जुड़ा है, जो बहुत ही आपको प्रिय हो और वो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? हाँ, है तो आर्ट कॉलेज का ही इंसिडेंट मैम जी। हमारी एक टीचर रही ज्योतिका सहगल जी, ओके, जो हमें पोर्ट्रेट पढ़ाती थी। उन्होंने एक दिन ऐसे ही बस आते ही सबको बोल दिया कि 10 मिनट के अंदर आपको पोर्ट्रेट करना है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, वो भी कलर, पूरा कलर उसमें। तो 10 मिनट में तो सब सोचने लगे कि ड्राइंग भी नहीं होगी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 10 मिनट में ही करना है। अच्छा। और वो मैंने 10 मिनट के अंदर करके बना के दे, वो मैं नहीं भूलता हूँ, मैंने अभी तक संभाल के रखा है हमारे घर में।
वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। और तब से अभी आप, जैसे मैंने देखा कि एक इवेंट है और आप बहुत ही सुंदर इवेंट है, उसमें आप लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं, झटपट आपने बना दिया। और मुझे लगता है कि ये कितना ज्यादा इसके अंदर मतलब सिद्धहस्त होने की जरूरत है, आपकी आंखों को भी अभ्यस्त होने की जरूरत है कि आंखों से ब्रेन में वो सारी छवि उतारो, फिर वो कैसे हमारा ब्रेन उस कलम को चलाता है। ये विलक्षण एक प्रतिभा है, आपने बहुत खूबसूरती में, यू आर ब्लेस्ड विद दैट। परमात्मा ने आपको इतना वो दिया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ये कितना अच्छा सा अनुभव है कि आप झटपट से किसी की तस्वीर बना देते हैं, उतार देते हैं। और कलर्ड मैंने देखा, ये नहीं कि रेखा चित्र तो बहुत लोग हैं बैठ के बना रहे होते हैं, और पूरा का पूरा पोर्ट्रेट बना देना, इट्स अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर था। और कोई ऐसा अनुभव आप हमें बताना चाहें जो हमारे जो आर्ट से जुड़े हुए छात्र हैं उनके काम आए, आपका अनुभव कोई ऐसा जो उनको जीवन में एक दिशा दिखाता हो या फिर कोई प्रकाश की ओर ले जाए? जी हाँ, मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं आर्ट कॉलेज से पढ़ाई करके पूरी और बाहर निकला तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट से एक पूरे म्यूजियम का काम मिला जिसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट्स करने थे। ठीक है। तकरीबन 200 पोर्ट्रेट थे जिसमें हम 2-3 लोग मिलके कर रहे थे और ज्यादातर काम मेरे पास था, ज्यादातर। तो वो जब चल रहा था काम तो स्वाभाविक है एक सवाल मन में आना कि ये काम जब हो जाएगा खत्म तो उसके बाद में क्या करूँगा, क्या करेंगे। जी। तो मेरे एक अंकल होते थे मिस्टर डावर, चंडीगढ़ में सेक्टर 16 में। उनसे मैं ऐसी बात, क्योंकि वो हमसे ना बड़े प्यार से बात करते थे तो मैं बड़ा खुल के उनसे बात कर लेता था। वो कहते और शक्ति बड़ा बढ़िया काम कर रहा है भाई, हैं बधाई हो, इतने मतलब कॉलेज से निकलते ही आपको इतना सही काम मिल गया। मैंने कहा ये तो मिल गया अंकल, लेकिन इसके बाद क्या करूँगा। तो वो कहते कि जिस आदमी ने काम करना है ना और जिसको काम आता है वो उसके पास काम की कमी नहीं होती। ये कहते आज मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखना, ये आपका काम खत्म नहीं होगा, उससे पहले आपको दूसरा काम मिलेगा। और वही होता गया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही तो ये जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये इसमें हम आगे क्या करेंगे, उनके लिए ये एक अच्छी मतलब बात हो सकती है प्रेरणा के लिए। जी जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एना भारती हमारे साथ जुड़ी हैं। शी सेड सो गुड टू वॉच यू शक्ति, आपके चाहने वाले हैं, आपसे हेलो हाय आपको बोल रहे हैं, हाय उन्होंने मुझे बोलो हाय भारती जी। और एना आप सवाल कर रही हैं जबकि हम सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन आप इन्हें भी बता सकते हैं। व्हेन डिड यू रियलाइज टू परस्यू बीइंग एन आर्टिस्ट एंड व्हाट एज? एना जी आप थोड़ा सा लेट हुई हैं, हम फिर से सवाल आ रहा है। जी हाँ, ये मैं बता चुका हूँ, मैं जब तीसरी क्लास में था तब से मैंने शुरू किया। जी, तब से शुरू किया था। तो शक्ति सिंह जी अब आगे और अभी आपके क्या इरादे हैं, आप क्या आगे करना चाहेंगे? हाँ, अभी जो मैंने सोचा है वो उसका तो अभी मेरे ख्याल से तो 15-20% भी नहीं हुआ। मैं बहुत कुछ सोच रखा है, अगर कुदरत ने साथ दिया तो बहुत कुछ बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, कुदरत ने साथ दिया। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। अच्छा शक्ति सिंह जी, आप ये भी बताइए हमें कि माहौल कैसे बनाया जाए कलाकारों के पक्ष में, सामाजिक माहौल, ताकि जब समाज कलाकारों को संरक्षण देने आगे आ जाएगा तो फिर ना तो सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा ना कॉर्पोरेट्स का। यदि हम ये समाज, ये दो ही चीजें हैं ना, या समाज अपना ले या फिर सरकार से जबरदस्ती अपनवाए जा रहे हैं, है ना, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम कैसे जागरूक करें, कैसे लोगों को समझाएं? हाँ, उसके लिए जैसे खासकर हमारा अगर फील्ड है की बात करेंगे फाइन आर्ट्स की, तो उसमें हमें रेगुलरली महीने में 1-2 वर्कशॉप करनी पड़ेगी आर्ट की। और लोग क्योंकि उसमें चाहे वैसे ही विजिट करने आते हैं फौरी तौर पे, तो भी आप उनको समझा सकते हो कि आर्ट क्या है असल में, अवेयरनेस उसकी हम वहाँ पे थोड़ी दे सकते हैं लोगों को। और एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स और ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ आ सकता है। या कुछ जैसे सीनियर आर्टिस्ट हैं कुछ, तो वो सब लोग मिलके निस्वार्थ भाव से अगर कुछ ऐसा बना लें ग्रुप के, वो लोगों को अवेयर करने का ही काम करें जिसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, तो वो सब काम किया जा सकता है कि लोगों को आर्ट के बारे में थोड़ा सा शिक्षित करने का।
शक्ति सिंह जी, जहाँ तक मेरा अपना एज ए कल्चरल एक्टिविस्ट, एज ए आर्ट एक्टिविस्ट अनुभव रहा है, वो ये रहता है कि जो लोग हैं, हमें प्रशंसा तो मिलती है, लेकिन चाहे वो पेंटर है, उसको वो प्रोफेशन की तरह से नहीं मानते। वो सोचते हैं ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे जाएंगे या परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट्री कर जाएंगे। वो समाज की सोच में ही वो नहीं है कि इनका भी घर होता है, इनका भी खर्चा है, आने और जाने तक का खर्चा है, वो समाज को नहीं समझ में आता है उनको। वो बाकी देखिए, मैं बहुत सारे बड़े बड़े हम परिवारों में आयोजन करते हैं, समाज की अगर हम बात करें, बड़े आयोजन करते हैं, बड़े आयोजन में उसमें टेंट लगा रहे हैं, साउंड लगा, कुछ भी लगा रहे हैं, उसमें आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब कलाकार को देने की बारी आती है तो वो सोचते हैं कि हम ये हमें जान पहचान है तो ऐसे ही हो जाए, या फिर बहुत उसके साथ बार्गेन कर रहे होते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा। चाहे एक चलिए छोटा सा एक विवाह की हम बात कर लें, चाहे वहां पर कोई बजाने के लिए आपने शहनाई वादन के लिए किसी को बुलाया, उसको भी कोशिश कर रहे हो कि इसको 2100 रुपए 1100 रुपए में हम इसको टाल सकें। जब तक समाज की अपनी ये सोच कलाकारों के प्रति रहेगी, जो जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शहनाई वालों को बुलाया या बिठाया, उस पर वो 50,000 रुपए का डेकोरेशन हो गया, लेकिन उस पर बैठ करके जो परफॉर्म करेगा उसके लिए सोच नहीं थी, है ना। तो ये चीजें हैं जो मुझे बहुत बार कई बार खलती हैं, और समाज की सोच को हम कैसे ये समझाएं कि आपकी पॉकेट का कुछ हिस्सा इन कलाकारों की रोटी के लिए भी हो सकता है। देखिए, आप और हम एक समर्थ परिवार से, समर्थ पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन कलाकारों की मेजॉरिटी में संख्या वैसी नहीं है। हम तो अपने पैशन के लिए भी बहुत कुछ इन्वेस्ट भी कर लेंगे, या पैशन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग वो है जिसकी आजीविका इसके ऊपर निर्भर करती है। तो सरकारों को तो हम चलिए एक प्रेशर बना सकते हैं, हम लोग संस्थाओं पर प्रेशर बना सकते हैं, एक हम लोग उनको बार बार कन्विंस कर सकते हैं जा करके, लेकिन तब तक बात नहीं बनेगी जब तक जनता के बीच में इस तरीके की जागरूकता या जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है इनको भी पालना या इनकी भी पालना करना। तो उसमें आप क्या मुझे सुझाव देना चाहेंगे, और क्या हम सबको बताना चाहेंगे कि क्या करें हम? इसमें तो अब क्या सुझाव दें। मैंने भी बहुत सारी ऐसी, पहले भी शुरुआत के टाइम में बहुत सारे ऐसे दिक्कतें फेस की हैं, लेकिन अब ऐसा रेयरली आता है कोई कि भाई ऐसे आप हमें करके दे दो, अब नहीं आते लोग। लेकिन शुरुआत में तो था, बहुत कुछ था, और 2-4 लोगों को हमें समझाना पड़ा कि हमने भी घर चलाना है, तो आप कम से कम हमने जो इस पे खर्च किया है वो तो दो, बाकी देखी जाएगी। तो इसमें अब मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसे हम किसी को कैसे हम जागरूक करें। मैं भी कभी-कभी ये सोचा करती हूँ कि समाज को कैसे जोड़ें। हम सिखा सकते हैं, एज ए टीचर्स हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे आपने भी इतना प्रयास किया, आपने कितने सारे छात्रों के साथ इतनी वर्कशॉप्स लगाई हैं, कितनों को सिखाया है। और वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क के साथ हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे 11,000 के करीब हमारी सदस्य हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। उसमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पेंटिंग करती हैं, पेंटिंग करना चाहती हैं, या पेंटिंग में भी आगे बढ़ना चाहती है। बहुत सारे अब तो उपाय हैं कि वो टी शर्ट पेंटिंग और इस तरीके की जो व्यवसाय में बदल सकती हैं। तो वो कुछ ऐसे सुझाव भी चाहती हैं कि जिससे वो घर बैठ करके, या ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती हैं आप जैसे जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े चित्रकार हैं, कि उनके सुझावों से क्या एक ऐसा नेटवर्क, ऐसी रेपेट्री या ऐसा कुछ बनाया जा सके जहां पर कला के माध्यम से आजीविका का सृजन हो सके। तो उसमें भी आपकी हमें आवश्यकता होगी, और हम जरूर आपके सुझाव उसमें भी चाहेंगे। तो आज हमने आपको आमंत्रित किया, तो उसमें आपसे भी बहुत सारी चीजें, आपके इस आज के कार्यक्रम से बहुत कुछ उन्हें भी सीखने को मिलेगा। जी, तो उसके लिए तो जी बोलिए। मेरे ख्याल से फिर किसी दिन बात होगी या? हाँ जरूर। नहीं, अभी तो क्या, अभी तो आप 1-2 सुझाव ही दे सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स में आजकल महिलाएं काम कर सकती हैं। उसके बाद हम एक विशेष सत्र रखेंगे ताकि हम लोग भी उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर के आएंगे और फिर उसमें विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे साथ जी किंजल कथूरिया जी हैं, वो भी जुड़ी हैं। किंजल, आपको हेलो, हाय, नमस्ते। बिग फैन है आपकी शक्ति सिंह जी, और उन्होंने लिखा है कि
लेट्स एवरी आर्टिस्ट लाइक एवरी आर्टिस्ट डू यू हैव म्यूज, एक ये पूछती हैं। और दूसरा उन्होंने सवाल आपसे पूछा है कि whose portrait is your ultimate dream or desire? जी, कोई आपका अल्टीमेट ड्रीम की मैं ऐसा नहीं, ऐसा कोई अल्टीमेट ड्रीम मतलब कि ये कुछ नहीं है कि मैंने उसका उस पर्सनैलिटी का पोर्ट्रेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो नहीं दिमाग में है। हाँ, लेकिन पहले वाला सवाल मेरे को उनका समझ नहीं आया, क्या पूछा? उन्होंने लिखा है कि लाइक एवरी आर्टिस्ट डू यू हैव अ म्यूज, ये सवाल है उनका। और एक और मैं बात कर लेती हूँ जी। आप एक हमारे और दर्शक हैं, उनका सवाल है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जैसे आज आर्ट है ना, कला के अंदर अश्लीलता, चाहे वो पेंटिंग्स में है, चाहे वो किसी भी वीडियो के प्रोडक्शन में है, या किसी भी आर्ट फॉर्म में है, कि नग्नता को बहुत ज्यादा व्यवसाय मिलता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को ही ज़्यादा मतलब व्यवसाय मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग ये सोच के करते हैं ऐसा कुछ। जी हाँ, वैसा कुछ नहीं है। आप बहुत ट्रेडिशनल और बहुत अच्छे तस्वीरें, बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं बिना उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा डाले, और बाकायदा चलती है वो फिल्में भी और वो आर्टवर्क भी दिखते हैं। जी जी, ठीक है। सतीश चौहान हमारे साथ जयपुर से, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है कि नग्नता जरूरी नहीं है कि वही व्यवसाय देगी, अच्छा काम भी आपको निरंतर व्यवसाय देता है यदि आप उसमें उत्कृष्ट हो, यदि आप उसमें अल्टीमेट है, तो अल्टीमेट व्यक्ति के लिए कोई कमी नहीं है। अब आप मेरे पोर्ट्रेट, हाँ, मेरे काम में ही आप देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, आपने बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सामाजिक एक जीवन का चित्रण आपने किया है, बहुत सुंदर है। तो शक्ति सिंह जी, आप अभी, जैसे मैंने पहले भी पूछ लिया था, लेकिन फिर से चलते चलते पूछना चाहती हूँ कि अब आगे की यात्रा में क्या अपेक्षा करें? शक्ति सिंह क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ बड़े काम करना चाहता हूँ। बड़े काम मतलब कि जैसे, एक तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा का कुछ कोई खास जो स्पेशल फ्लेवर है, उसको कुछ बड़ा लार्जर देन लाइफ दिखा सकूं, पहली बात तो। उसके बाद हमारा देश है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा, मतलब कुछ भी बड़ा, कि कुछ एक ये, और दूसरा कि आर्ट को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके। ये कुछ है। वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत ही आज का कार्यक्रम और आज का जो हमारा साक्षात्कार आपसे हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और बहुत ही ज्यादा हमें मजा आया, आनंद मिला आपको सुन करके, और ज्ञान भी मिला। आपके अनुभवों से हम लाभ होगा। मुझे भी आप सब लोगों से बात करके और उनके सवालों के जवाब देके बहुत अच्छा लगा। जी, हमारा चलने का समय हो गया है। आप इसी तरह से शक्ति सिंह भाई इतनी सारी पेंटिंग्स बनाते रहिए। आप जीवन का दर्शन जो है अपनी रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करते रहिए, दिखाते रहिए, और जो मार्गदर्शन भी करते रहिए हम सभी का, सारी बहनों का, हमारे युवाओं का जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। और डेफिनेटली हम किसी दिन आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और एक कुछ ऐसा वर्कशॉप प्लान करना चाहेंगे महिलाओं के साथ, जिसमें आपके संरक्षण की हम सबको आवश्यकता रहेगी। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।